दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। आज का हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसमें हम आज पढ़ेंगे वहन। ठीक है, इस चैप्टर की मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब आप वो पार्ट 1, 2, 3 देख लेंगे ना, जब आपको पार्ट 4 समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो और मैंने उन तीनों वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वहन। ठीक है, वहन का मतलब क्या होता है? वहन का मतलब होता है भाई ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब होता है क्या भाई, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन है या फिर कोई भी जो पदार्थ है, उस पदार्थ को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट को हिंदी में वहन बोलते हैं। ठीक है, तो वही देखेंगे मानव में वहन कैसे होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वहन का जो काम कौन करता है? हमारे शरीर में जो रक्त है ना, वो वहन का काम करता है। रक्त क्या करता है? वो शरीर के अंदर सभी भागों तक क्या करता है? वो हर एक पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि एक रक्त ही है जो पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, तो रक्त ही क्या करता है, मतलब जो मानव रक्त है वो एक वहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हम पहले देख चुके हैं कि जो रक्त होता है, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं शरीर के अंदर, उनको हमारे शरीर में वहन करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो रुधिर है, रुधिर समझते हैं ना, जो रक्त को हम यहाँ पर विज्ञान की भाषा में रुधिर कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। मतलब एक प्रकार का उत्तक है, पर कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। और कैसा है? वो भी तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, जो रुधिर है उसके अंदर एक क्या होता है? एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन और जो वेस्ट मटेरियल है उनके रूप में वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो रुधिर, वो उसका काम क्या है? वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन जैसे वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी के अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का काम करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएँ ले जाती हैं। हमारे रक्त के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जिन्हें हम RBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनको तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? यही लाल रुधिर कणिकाएँ मतलब RBC करती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। ठीक है, अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास के धकेल सके, तथा नलियों में एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी उत्तकों तक को भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। मतलब हमें एक ऐसी मशीनरी की आवश्यकता है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त को पहुंचा सके, और अगर कहीं कोई टूट फूट होती है तो उस टूट फूट की मरम्मत की जा सके। और एक ऐसी पाइप की भी ज़रूरत है जो पूरे शरीर के अंदर घूम रही हो, और उस पाइप में से जो हमारा रक्त है वो शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँच जाए। है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रुधिर है, उसे रुधिर को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने के लिए हमें एक पंप, एक मशीन चाहिए, एक मोटर चाहिए जो क्या करे, इस पंप जो इस रक्त को पंप करके पूरे शरीर के अंदर पहुंचाए। और दूसरी एक ऐसी मशीनरी चाहिए जो क्या करे, हमारे शरीर में जो कहीं भी टूट फूट हो, मतलब ये जो सिस्टम बनाया हमने, इसमें टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हृदय। जो हमारा हृदय है ना, वो एक पंप की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर के अंदर आपने पानी की मोटर वगैरह देखी होगी, तो एक पंप का काम करती है ना, जैसे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा हृदय है वो भी एक पंप का काम करता है। ठीक है, हृदय क्या एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी मुट्ठी ऐसे आकार की होगी ना, ठीक है, तो हमारा जो हृदय वो भी हमारी मुट्ठी के आकार का ही होता है। यह क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है ना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों का ही वहन और उसके रक्त के माध्यम से होता था। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा हुआ होता है। मतलब देखो भाई, अब हमारे शरीर के अंदर रक्त भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो ऐसा रक्त होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, है ना, और दूसरा रक्त क्या होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों रक्तों को ना आपस में मिलने से रोकने के लिए क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। मतलब हमारे हृदय के अंदर 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये आप हमारा ये जो आप चित्र देखते हैं ये हमारे हृदय का चित्र है। इसके अंदर 4 भाग हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इनका काम क्या है? ये मतलब ऑक्सीजन वाले रक्त को ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त से मिलने से बचाते हैं। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। मतलब जिस रुधिर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो उस रुधिर को हमारे फेफड़ों तक भेज दिया जाता है। फिर हमारे फेफड़े क्या करते हैं, वो रक्त में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोख लेते हैं और हमारे नाक के द्वारा, मतलब हमारी सांसों के द्वारा क्या होता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के बाहर छोड़ दी जाती है। ठीक है, तथा जो फुसफुस से वापस ऑक्सीजन, और फिर जो हमारा जो फेफड़े क्या करते हैं वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर छोड़ देते हैं और फिर बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर से जो वायु लेते हैं उसमें से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को हमारे रक्त में डाल देते हैं और फिर उसे वापस हमारे हृदय तक भेज देते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये देखते हैं मतलब ये जो पूरी जो प्रक्रिया है कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हम इस प्रोग्राम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस में हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ना, इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। ठीक है, 4 भाग है इसके अंदर। ये तो इस वाली ये बायां हिस्सा है, ये दायां हिस्सा है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो हमारा जो बायां हिस्सा है हार्ट का, मतलब हमारे हृदय का, इसके अंदर जो नीचे वाला भाग है उसे तो बोलेंगे बायां नीले, मतलब दाएं वाले, और इसे यहाँ बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे दायां नीले। ठीक है, ऊपर वाले इस वाले हिस्से को बोलेंगे बायां आलिंद, इसे बोलेंगे दायां आलिंद। ठीक, तो अब यहाँ पे होता क्या है भाई, इस रुधिर को एक मतलब जो हमारा जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, मतलब जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो कहाँ आता है, बायां आलिंद में आता है। पहले यहाँ आता है, फेफड़ों से यहाँ पर आता है वो। ठीक है, फेफड़े क्या करते हैं, हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन को डाल देते हैं, फिर उस रक्त को हमारे जो हृदय है उसके बायां आलिंद तक भेजते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है, काफ़ी ज़्यादा खुला रहता है, मतलब ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रक्त है वो आ सके। जब अगला कोष्ठ या बायां नीले फैलता है तब यह संकुचित होता है। ठीक है, अब जब ये फैलेगा, जब ये जो नीचे वाला हिस्सा जब फैल जाएगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ये संकुचित हो जाएगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। ठीक है, अपनी बारी पर जब पेशियाँ बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो क्या बताया मैंने कि जो हमारा जो फेफड़े क्या करते हैं, मतलब जो फुसफुस है या फेफड़े जो है वो क्या करेंगे, हमारे रक्त के अंदर जब ऑक्सीजन डाल देंगे, फिर ऑक्सीजन को रक्त के अंदर ऑक्सीजन डालने के बाद वो शिराओं के माध्यम से रक्त क्या होगा, हमारे हृदय तक पहुंच जाएगा, हमारे हृदय के बायां आलिंद तक पहुंचेगा। फिर जब ये वाला हिस्सा जो बायां आलिंद जब ये सिकुड़ेगा, जब ये संकुचित होगा तो यहाँ से जो रक्त है वो यहाँ से बहकर बायां नीले में पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर जब ये बायां नीले जब ये संकुचित होगा, जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ से जो रक्त होगा वो क्या होगा, पंप होकर क्या होगा, वो महाधमनी की सहायता से हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं आपको एक चीज़ और, कि जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर पानी की टंकी होती है, तो पानी की टंकी से जो पानी होता है वो हम तक पाइप के द्वारा ही पहुंचता है ना, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी पतली पतली पाइप होती हैं, उन्हीं की सहायता से जो रक्त है हमारे पूरे शरीर के अंदर मतलब फैलता है या फिर दौड़ता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर दो टाइप की पाइप होती है, मतलब कहने को। ठीक है, तो क्या होती है, एक तो धमनी होती है, दूसरी शिराएँ। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिराएँ। ठीक है, क्या होती हैं, शिराएँ। अब धमनी और शिराएँ में क्या अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर देखो। जो धमनियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, मतलब जो धमनी वाली जो पाइप है काफ़ी मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इस पाइप का आकार मोटा इसलिए होता है क्योंकि भाई जब रक्त हमारे हृदय से जब पंप होकर जब बाहर की तरफ जाएगा तो इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो दबाव होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर पाइप पतली होगी तो उस प्रेशर को वो पाइप सह नहीं पाएगी और पाइप फट जाएगी, है ना। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपके घर में पानी की टंकी लगी हुई है। ठीक है, अगर आपने पतली सी पाइप लगा दी तो पानी की टंकी से तो पानी काफ़ी तेज़ी से आएगा, लेकिन अगर पाइप आपने बहुत ही पतली लगाई तो क्या होगा भाई, प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा होगा पानी का, उसकी वजह से जो पाइप है वो फट सकती है ना। लेकिन अगर पाइप मोटी है तो क्या होगा, वो प्रेशर को झेल लेगी और जो पाइप आपकी फटेगी नहीं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। तो धमनियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं इसलिए होती हैं ताकि जो रक्त का दबाव पड़ रहा है उस दबाव से वो फटे नहीं। ठीक है, और जो शिराएँ होती हैं पतली होती हैं। ठीक है, शिराएँ पतली क्यों होती है, क्योंकि इनके पास जो रक्त होता है ना वो कैसा रक्त होता है, ये इनके पास जो रक्त होता है उसके अंदर ना दबाव जो होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये पतली होती हैं। ताकि मतलब जब शिराएँ पतली होंगी तो उसका कारण ये है क्योंकि रक्त में दबाव कम होता है, इसलिए ये आसानी से रक्त के दबाव को झेल सकती है, इसलिए पतली होती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
ऊपर वाला दायां कोष्ठ, दायां आलिंद जब फैलता है, अब यहाँ देखते हैं जो दायां कोष्ठ है ना, जो दायां कोष्ठ या फिर जो दायां आलिंद है, जब यह फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। मतलब शरीर के अंदर से जो ऑक्सीजन, मतलब जो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो पहले यहाँ आ जाएगा, कहाँ आएगा, दायां अलिंद में आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब ये दायां अलिंद जब ये सिकुड़ेगा, यह हिस्सा जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से रक्त क्या होगा, यहाँ से रक्त बह के हमारे ये जो दायां नीले में पहुँच जाएगा, ठीक है। जब दायां नीले में रक्त यहाँ से पहुँचेगा उसके बाद क्या होगा, फिर जब ये दायां नीले संकुचित होगा, जब ये सिकुड़ेगा, ये वाला हिस्सा जब ये सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने से क्या होगा, यहाँ से जो रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे फुसफुस में चला जाएगा, मतलब हमारे फेफड़ों के पास चला जाएगा। फिर हमारे फेफड़े क्या करेंगे, वो रक्त के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोख के बाहर निकाल देंगे और उस रक्त के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन डाल के उसे हमें शिराओं के माध्यम से फिर से हमारे बायां आलिंद तक भेज देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जब आलिंद और नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। अब भाई एक बात देखें यहाँ पर, इन्हें कहते हैं वाल्व, ये आप देख रहे हैं इन्हें, ये जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे ना, इन्हें कहते हैं वाल्व। यहाँ पर भी लग रहे हैं वाल्व, यहाँ भी वाल्व लग रहे हैं, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि ना वाल्व इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब रक्त को ऊपर भेजा जाए, है ना, तो क्या है, ये रक्त को मतलब वापस जाने से बाहर रोके। भाई जब ये हिस्सा सिकुड़ेगा, ठीक है, जब ये संकुचित होगा तो क्या रक्त यहाँ से बाहर जाएगा, लेकिन फिर रक्त यहाँ से भी तो बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ जो वाल्व लगे हैं ना, ये वाल्व जो होते हैं क्या करते हैं, इसको इस साइड से जाने से रोकेंगे, मतलब रक्त को यहाँ से जाने से रोक देंगे, बस रक्त यहीं से जाएगा, ठीक है। वाल्व ये निश्चित करते हैं। वाल्व एक टाइप का, मान लो एक टाइप का नल हो गया ना, मतलब जिससे आप पानी को रोक सकते हैं, जैसे आपने घर में देखा जो नल से आप पानी को रोक सकते हैं ना बहने से, है ना, नल को बंद कर देना, चालू करते, एक टाइप का वाल्व ही होता है नल, ठीक है। तो वो पानी को मतलब बहने से रोकता है, उसी तरीके से वाल्व भी होता है ताकि वो खून रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने का काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब देते हैं फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है। हृदय का दायां व बायां ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, ठीक है। फुसफुस में मतलब हृदय का जो दायां और जो बायां बंटवारा है, मतलब हृदय के जो दो भाग हैं ना, ये दायां और ये बायां, इनका काम क्या होता है, ये रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन वाला रक्त है और जो बिना ऑक्सीजन वाला जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिलने से रोकते हैं। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ताकि हमारे ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। पक्षी और जो स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत लाभदायक, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का तापक्रम बना रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब ऐसे पक्षी है जो जीव जंतु जिन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऊर्जा इसलिए चाहिए ताकि उनका तापमान शरीर का ठीक सामान्य बना रहे, ठीक है। उन जंतुओं में जिन्हें जिस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब और ऐसे जंतु जिनके अंदर मतलब जिन्हें तापमान को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर इस तरह की कोई भी, उनके हृदय में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होते हैं, ठीक है। मतलब जो जल या स्थलचर हैं, ठीक है, जो जलचर हैं या फिर जल में रहने वाले जीव हैं या फिर जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, उनके अंदर जो कोष्ठ होते हैं, हृदय होता है, वो 3 कोष्ठ होते हैं, 3 भाग होते हैं उसके अंदर। और ये ऑक्सीजनत तथा विऑक्सीजनत रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलने से भी सहन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन वाले रक्त को और बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को दोनों को मिलने से भी रोक सकते हैं। दूसरी ओर जो मछली होती है, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है और जहाँ ये ऑक्सीजनित हो जाता है, मतलब जो हृदय से रुधिर कहाँ होता है, वो जो हृदय से जो रक्त को क्लोम में भेजा जाता है। क्लोम में क्या होता है, बाहर से जल आता है, क्लोम क्या करता है, बाहर से जल आ रहा होता है मछली के, तो वो क्या करता है, वहाँ से क्लोम क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर सोख लेता है और उस ऑक्सीजन को फिर क्या करता है, वो रक्त में डाल के दोबारा से सीधा शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। मतलब मछलियों के अंदर क्या होता है, एक बार में केवल एक ही बार में जो रक्त केवल एक बार में केवल एक ही चक्कर काट पाता है, लेकिन जो दूसरी और अन्य कोशिकाओं में प्रत्येक चक्र में है 2 बार हृदय में जाता है। लेकिन मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य या दूसरे अन्य जानवरों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो रक्त है वो एक बार में 2 चक्कर पूरे करता है, मतलब प्रत्येक चक्र के लिए 2 बार घूमता है वो, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते रक्तदाब
ठीक है। रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए भाई, रक्त रुधिर वाहिकाओं की भित्तियों के विरुद्ध जो दाब लगता है, मतलब हमारे शरीर की जो रुधिर वाहिकाएं बताया ना, धमनी और जो शिराएं हैं ना, उनकी दीवार भित्ति मतलब दीवार जब भाई पानी में से जब मान लो पाइप में से पानी बहता है तो पाइप क्या करता है, मतलब पानी क्या करता है, पाइप के अंदर से उस पर जोर लगाता है ना पाइप में, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारे ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, जब इसमें रक्त बहता है, क्या करता है, इसके ऊपर जोर लगाता है इसकी दीवार पे, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं, मतलब एक दबाव लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, उसे हम रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिराओं में तो दाब कम होता है, लेकिन धमनियों में दाब अधिक होता है, इसलिए धमनियाँ मोटी होती हैं, ठीक है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जो सामान्य, अब देखते हैं जो रक्त दाब होता है इसकी ये कितने से कितना हो सकता है, ठीक है। तो रक्त दाब जो है वो जब ज़्यादा से ज़्यादा तो 120 mm तक हो सकता है, कम से कम कितना होता है, 80 mm तक हो सकता है, ठीक है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो रक्त दाब होता है उसको नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं भाई। जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, उसको नापने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है स्वाइगमो मैनोमीटर, ठीक है। इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों का नाम इसका एक ही है, स्वाइगमो मैनोमीटर, ठीक है। लिखा है नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अधिक तनाव भी कहते हैं, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो धमनियों क्या होती है हमारी वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे जो धमनियों में जो रक्त का दाब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा इससे धमनी फट सकती है और आंतरिक स्राव हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद नलिकाओं के बारे में, जो हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिकाएँ हैं, धमनी और शिरा, उनके बारे में पढ़ेंगे। धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो अभी इससे पहले हमने जो हृदय जो पढ़ा ना, हृदय की जो कार्य है, मतलब हृदय कैसे कैसे कार्य करता है, ये भी एग्जाम के बार पूछा जा चुका है। तो इन सबको आपने ध्यान से समझना है, एग्जाम के बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि हृदय मतलब जो धमनी और जो शिरा, उनमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, धमनी क्या करती हैं, ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जो क्या करती हैं, रक्त को हमारे हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, मोटी होती है और लचीली होती है, क्योंकि जो रक्त हृदय से जब इन वाहिकाओं में प्रवेश करता है तो उसका दबाव जो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए ये मोटी होती हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें शिराएं की। शिराएं विभिन्न अंगों से, शिराओं का काम क्या होता है, शिराएं जो होती हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों से रक्त को इकट्ठा करके हमारे हृदय तक भेजती है। फिर हमारा हृदय क्या करता है, वो उसी रक्त को हमारे फेफड़ों तक भेज देता है। फिर हमारे फेफड़े क्या करते हैं, वो उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन को डाल के दोबारा से हमारे हृदय तक भेज देते हैं। फिर हमारा हृदय क्या करता है, उसी रक्त को फिर से क्या करता है, वो हमारे पूरे शरीर में फैला देता है, ठीक है। ये कार्य ऐसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो शिराएं होती हैं ये मोटी नहीं होती। ये क्या होता है, इनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें रक्त का दबाव होता है काफ़ी कम होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसी अंग या उत्तक तक पहुँचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। मतलब जब धमनियाँ है, ठीक है, जब धमनी किसी अंग या उत्तक तक पहुंच जाती है तो वहां जाने के बाद छोटी छोटी पाइप में जाकर ये बट जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सकता है, कि सभी कोशिकाओं को रुधिर पहुंच सके, ठीक है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। सबसे छोटी जो पाइप होती है उसकी जो मोटाई होती है वो एक कोशिका जितनी होती है, ठीक है। जितनी एक कोशिका मोटी होती है उतनी ही मोटी क्या होती है, इसकी सबसे छोटी पाइप होती है। और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होता है, ठीक है। कोशिकाएं जब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं, जब इस कोशिका से मिलकर आपस में शिराएं बनाती हैं और रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं, ठीक है। मतलब जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, वो शिराएं बनाती हैं। शिराओं के माध्यम से क्या होता है, जो रक्त होता है वो इकट्ठा होकर शरीर के अंग से या कोशिका से या फिर उत्तक से क्या होता है, वो शरीर के हृदय तक पहुँचता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं इनका क्या काम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है भाई एक तरीके से ना, जैसे अगर आपने देखा हमारे शरीर में जब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो खून बहने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद मतलब 2-4 मिनट के बाद हमारा खून बहना भी बंद हो जाता है ना। खून बहना क्यों बंद हो गया भाई, मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई पाइप है, इस पाइप में मान लो पाइप यहाँ से टूट गई तो क्या होगा, यहाँ से पानी मतलब यहाँ से पानी बहना चालू होगा। जब तक यहाँ कुछ लगाएंगे नहीं, जब तक तो पानी बहता रहेगा। उसी तरीके से क्या हमारे शरीर के अंदर
जो वाहिकाएँ हैं वो भी अगर टूट फूट जाती हैं ना तो उनसे खून का बहना चालू हो जाता है ना। लेकिन जब वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हमारा रक्त का बहना बंद हो जाए ना, तो अगर हमारे शरीर में से बहुत ज़्यादा रक्त बह जाएगा तो उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे जो शरीर के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, हमारे रक्त के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ये क्या करती हैं, मतलब जहाँ पर पाइप टूट फूट जाती है, ये करती है वहाँ जाकर उस घाव को या उस जो टूट फूट हुई है उसको भर देती हैं, ताकि जो रक्त का स्राव है, जो रक्त का जो बहना है शरीर में से बाहर जाने का, वो बंद हो सके। ठीक है, देखिए इसे हम यहाँ थोड़ा और पढ़ते हैं। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, मतलब जो हमने यहाँ पर जो नलिकाएं पढ़ी, जो धमनी और शिराएं, अगर इनमें रिसना आरंभ हो जाए, इसमें लीकेज चालू हो जाए तो क्या होगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए, जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लग जाए, हमें चोट लग जाती है, जब हमारा खून बहने लग जाता है तो क्या होता है। तंत्र से रुधिर की हानि प्रकृति रूप से कम होनी चाहिए, मतलब हमारा जो तंत्र है, हमारे शरीर है, इसमें से रक्त की हानि बहुत ही कम होनी चाहिए, वरना हमारी मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, मतलब जब खून बहना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, जो खून का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई पानी की पाइप है, अगर वो पानी की पाइप बीच बीच में टूट रही है बार बार, तो क्या होगा, जहाँ तक पानी पहुँचाना होगा वहाँ पानी पहुँचेगा तो सही, लेकिन उस पानी का प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में पाइप टूटी फूटी पड़ी है ना। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी मतलब ये जो पाइप होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम वाहिकाएँ कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आएगी, मतलब जो हमारा हृदय है वो ठीक तरीके से रक्त को पंप नहीं कर पाएगा। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और जहाँ पर रक्त स्राव के स्थान पर क्या करती हैं, वो थक्का जमा देती हैं, ताकि जो रक्त है वो शरीर के बाहर ना जा पाए। इसके बाद हमने पढ़ना है लसिका के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक अन्य प्रकार का द्रव है। ठीक है, ये भी आप देखते हैं, जैसे जब हमारे हाथ पैर में जब हल्की फुल्की सी चोट लगती है तो एक सफ़ेद रंग का जो द्रव निकलता है ना बाहर, जो सफ़ेद रंग का जो लिक्विड सा पानी जैसा बाहर बहता है जहाँ चोट लग जाती है, उसी को हम लसिका कहते हैं। ठीक है, ये भी वहन में सहायता करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की जो भित्ति में उपस्थित जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनकी दीवार में क्या होती है, छोटे छोटे में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या बताया मैंने, जो कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, उसमें से भित्ति में उपस्थित जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे क्या होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और जो कोशिकाएं तथा जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो बाहर निकलकर उत्तक के जो उत्तक होता है दूसरा उत्तक उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मतलब उसके कोशिका द्रव में आ जाते हैं। ठीक है, और उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। इस तरीके से लसिका का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लसिका का निर्माण किस प्रकार होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लसिका का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, जो कोशिका है उसके अंदर की जो दीवार होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों की सहायता से क्या होता है, प्लाज्मा है और जो प्रोटीन है और जो कोशिकाएं होती हैं, जो रुधिर कोशिकाएं हैं, वो बाहर निकलकर उत्तक के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। ठीक है, और इससे फिर क्या बनता है, तरल उत्तक बनता है या फिर लसिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह रुधिर के प्लाज्मा के जैसे ही है, जैसे हमारे रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है उसी तरीके से लसिका भी होती है। ठीक है, लेकिन यह रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। जो लसिका क्या करता है, वो कोशिका द्रव्य से क्या होगा, वो से अवकाश से कहाँ चला जाएगा, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुल जाती हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, जो पचा हुआ तथा शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन भी लसिका के द्वारा होता है। मतलब जो फैट वगैरह होते हैं उनको बचाने का काम जो होता है वो लसिका का ही होता है। अतिरिक्त तरल को और जो फालतू में जो हमारी बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ हैं उनको बाह्य कोशिकाओं अवकाश से वापस रुधिर में ले आता है। ठीक है, मतलब ये इसका कार्य है और ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना पड़ेगा। लसिका वाला जो पूरा पैराग्राफ यही एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले ही पूछते हैं कि लसिका का निर्माण कैसे होता है, फिर ये बताइए कि लसिका के क्या कार्य हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो पूरा पैराग्राफ इसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। अभी तो हमने ये मनुष्यों में पढ़ लिया कि मनुष्यों के अंदर जो संवहन मतलब जो वहन है वो किस प्रकार होता है। पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों के अंदर जो वहन होता है या परिवहन होता है वो कैसे होता है। मतलब पेड़ पौधे आपस में, मतलब पेड़ पौधे के अंदर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और जो दूसरे तत्व हैं, पौष्टिक तत्व, वो उनका वहन कैसे होता है, वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक,
तो अब हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह से CO2 सरीले यौगिक लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं और उसके बाद फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जो दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है ना। हम क्या देखते हैं, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधों के शरीर के निर्माण के लिए जो है कच्ची सामग्री उन्हें कहाँ से मिलती है, ज़मीन से मिलती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस और जो दूसरे जो खनिज पदार्थ हैं वो पौधे कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। मतलब जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो तो इन पदार्थों को अवशोषित करती हैं, सोखने का काम करती हैं। ठीक है, जो मृदा के संपर्क में रहती हैं। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो जाती है। मतलब जब पौधा छोटा होता है तो क्या होता है, जो उसकी जड़ होती है और जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो तो एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा पास होती हैं, इसलिए वहाँ पर जो ऊर्जा और जो कच्ची सामग्री है वो तो विसरण मतलब वो आसानी से क्या होता है, पौधे के सभी भागों में फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरी बढ़ जाए, लेकिन जब पेड़ पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो पत्तियों में तो क्या होता है भाई, पत्तियां तो काफ़ी ऊंचाई पे हो जाती हैं और पेड़ की जड़ें काफ़ी नीचे होती हैं। तब उन कच्चे पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, पौधों के अंदर एक प्रकार का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एक वहन के सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखेंगे अब ये वहन फिर होता कैसे है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर पौधे की भाई कई पेड़ पौधे छोटे होते हैं, कई पौधे बड़े होते हैं, तो उनके लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो भी अलग अलग चाहिए होती है ना। छोटे पौधों को कम ऊर्जा चाहिए, बड़े पौधों या पेड़ों को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप प्रचलन नहीं करते, पादप जो है वो चल नहीं सकते और पादप शरीर का पादप होता है पेड़। ठीक है, पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों से मृत कोशिकाओं का होता है। मतलब जो पेड़ पौधों का जो बहुत बड़ा भाग है वो क्या, वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। जैसे आप पेड़ की छाल देखते हैं ना, वो आपको पता है सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, लेकिन जो पौधे की जो छाल होती है ऊपर की, वो क्या किसकी बनी होती है, वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। मतलब कोशिका से तो बनी लेकिन वो कोशिका मरी हुई है। ठीक है, मतलब आप उस पर चाहे कितना भी वार कर लें, चाकू लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो पेड़ को उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ऐसा इसलिए होता है पेड़ों के ऊपर ये मृत कोशिकाएं इसलिए होती हैं ताकि पेड़ जो है वो अपने आप को दूसरे लोगों से अपनी रक्षा कर सके, अपने आप को बचा सके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिन दूरियों का पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं लंबे वृक्ष में भी बहुत अधिक हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो लंबे वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पादपों का जो परिवहन तंत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा। जो पादप वहन तंत्र क्या करता है, वो पत्तियों से जो मतलब पत्तियों में भाई जो पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से जो कच्ची सामग्री का वहन करेगा। मतलब ठीक है, ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए ना, पेड़ पौधों के अंदर दो टाइप की पाइप होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हमारे मनुष्य के अंदर धमनी और शिराएं होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी दो टाइप की पाइप होती हैं जो क्या करती हैं, जो इन कच्ची सामग्रियों का या फिर जो भोजन बन रहा है पेड़ पौधों के अंदर उसका वहन करने के काम आती हैं। ठीक है, एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है, जो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों को वहन करता है। मतलब जाइलम क्या करता है, जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो मिट्टी से क्या करता है, जल तथा खनिज लवणों को सोखकर पेड़ के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है फ्लोएम, क्या करता है, पत्तियों में जहां पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, ये उस भोजन क्या करता है, शरीर के पौधे के अलग अलग भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर जल का परिवहन कैसे होता है पौधे के अंदर या फिर पेड़ों के अंदर। तो जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। मतलब जो जाइलम उत्तक होता है उसके अंदर क्या होती है, हमें पौधे की जो
पौधे की जड़ें हैं, तना है और जो पत्तियां हैं, इन सभी की वाहिनिकाएं पतली पतली पाइप होती हैं और ये सभी मिलकर आपस में क्या बनाती हैं, एक बड़ा सा जाल बनाती हैं, जिसकी सहायता से जो जल है वो पौधे की जड़ों से लेकर पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंच सके। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, जल का जो परिवहन होता है ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, जल जो है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जो जाइलम ऊतक है इसमें जो संवहन होता है, संवहन की जो दिशा होती है, मतलब वहन की जो दिशा होती है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। लेकिन जो फ्लोएम होता है इसमें जो इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम फिर जो पादप के सभी भागों से संबंधित होता है। ठीक है, संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं जो जड़ों की कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मिट्टी के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। ठीक है, और यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। मतलब जड़ और जो मिट्टी है उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक सांद्रण बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप बन जाता है जड़ और मिट्टी के बीच में। ठीक है, तो इस फिर क्या होता है, जो जल है वो मिट्टी में से फटाफट पेड़ की जड़ों तक आने की कोशिश करता है, ताकि यहाँ जो अंतर बना हुआ है उस अंतर को जल्दी जल्दी समाप्त किया जा सके। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। ठीक है, और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब देखते हैं फिर आगे, जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं को समय पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधों की ऊंचाई काफ़ी लंबी होती है, लेकिन अगर वहां तक पानी पहुंचाना है, इतनी ऊंचाई तक पेड़ है तो वहां तक भी पानी चाहिए उस पेड़ को। तो ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए सिर्फ जो दाब है वो काफ़ी नहीं होता, मतलब सिर्फ दबाव के कारण ही जो जल है वो पत्तियों तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए क्या होता है, पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। पादप जाइलम क्या करते हैं, वो अपने सबसे मतलब पेड़ के अंदर या पौधे के अंदर सबसे ऊंचाई तक जाइलम तक जल पहुंचाने के लिए किसी दूसरी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं वो क्या युक्ति है। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है, किस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल के जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है और पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोजन कहलाती है। मतलब होता क्या भाई, देखिए जैसे ये यहाँ पे पेड़ दे रखा है, इस पेड़ का चित्र देख रहे हैं, ये पेड़ की जड़ें हो गई, पेड़ की पत्तियाँ हैं जो सबसे ऊपरी वाली। ठीक है, तो क्या होता है, जब पौधों में जब जल का वाष्पन होता है, जब पत्तियों में जल में वाष्पन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चूषण उत्पन्न होता है। चूषण मतलब एक दबाव उत्पन्न होता है जो इस जल को मतलब जो जड़ों में जल है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी हो गई, मतलब जल तुरंत यहाँ से गायब हो गया, उससे जल का यहाँ से वाष्पन होगा तो जल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके कारण यहाँ पे चूषण उत्पन्न होगा, एक दबाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण वो दबाव क्या करेगा, इस जड़ों में जो पानी है उसको अपनी तरफ खींचेगा, और उस चूषण के कारण क्या होगा, जल है वो पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। ठीक है, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसकी सहायता से क्या होता है, पौधों के अंदर जो जल है और जो दूसरे खनिज पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। ठीक है, यह ताप के नियमन में भी सहायक होता है, मतलब पौधों का जो तापमान है उसको भी कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन के समय में क्या होता है, जब इसमें जो रंध्र होते हैं, रंध्र समझते हैं ना आप, जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पेड़ पौधे सांस लेते हैं उनको हम बोलते हैं रंध्र, ये क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। मतलब इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही क्या होता है, जो जल है या जो दूसरे खनिज पदार्थ हैं वो पौधों के अंदर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सिर्फ पढ़ा भोजन, मतलब हमने पढ़ा जल और जो दूसरे अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे भोजन का जो मतलब भोजन जो होगा वो पौधे के अलग अलग भागों में कैसे पहुँचता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हम पादप में जल तथा खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। मतलब
पत्तियों में जब भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद, तो ये देखना हो जो भोजन है वो शरीर के पादप के अन्य भागों में कैसे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। मतलब एक उत्तक होता है इसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को क्या करता है, पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। अब जो फ्लोएम है वो मतलब यहाँ पर क्या करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा क्या करेगा, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, उनको भी पौधों के अलग भागों तक पहुँचाने का काम करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। मतलब जो पदार्थ बनते हैं ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, तो इन ये सभी पदार्थ कहाँ ले जाते हैं, जड़ के भंडारण में, मतलब जड़ के भंडारण अंग, फल तथा बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा या भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। मतलब ये बताया गया है भोजन जो अन्य, उसके बाद हमने पढ़ना है कि उत्सर्जन कैसे होता है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर या फिर कोई भी जीवधारी है उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको उनके शरीर से किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाएगा, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अब अन्य उपाचयी प्रक्रियाएं जो हैं, जैसे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ बन रहे हैं उनका निकलना बहुत आवश्यक होता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपाचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां अपनाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के जंतु हैं वो इस उत्सर्जन करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसे कि मछलियाँ या जैसे अमीबा है, और बहुत से जीव क्या करते हैं, जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या करते हैं, अपनी सतह से क्या करते हैं, इस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में से अपने बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जैसा कि हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं कि जटिल बहुकोशिकीय जीव जो हैं इस को पूरा करने के लिए उनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पढ़ना है मानव में उत्सर्जन कैसे होगा, फिर पढ़ेंगे पौधों में, मतलब पादपों में कैसे होता है, पौधों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क का जोड़ा मतलब यहाँ जो आप बीन्स के शेप में देख रहे हैं, ये जो बीन्स देख रहे हैं आप ब्लैक कलर के हैं ना, इन्हें वृक्क कहते हैं। वृक्क मतलब होता है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी होती है, ये जो पाइप से देख रहे हैं आप, ठीक है, इसे बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी बोल रहे हैं। ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ठीक है, एक मूत्राशय होता है। ठीक है, और एक मूत्र मार्ग होता है, जिस मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र है वो मूत्राशय तक पहुंचेगा। ठीक है, जो मतलब मूत्र मार्ग होगा जहाँ जिसकी सहायता से जो मूत्राशय है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मतलब वृक्क होता है, यहाँ के मूत्र बनता है, और फिर यहाँ से जो मूत्र होता है इस मूत्रवाहिनी की सहायता से मूत्राशय में जाता है, और फिर यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर में से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मूत्र तैयार कैसे होता है, मतलब मूत्र जो है शरीर के अंदर बनता कैसे। मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है, रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। मतलब हमारे शरीर के अंदर हमें जो रक्त है, जो खून है, उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनको छानकर शरीर में से बाहर निकालना। बाहर जब निकाला जाता है ना, तो उसी दौरान क्या बनता है, मूत्र बनता है। मूत्र के अंदर क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वही मूत्र के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को शरीर में से छानकर, मतलब रक्त में से छानकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया कहाँ पर होती है, वृक्क के अंदर, जो हमारी किडनी है उसके अंदर होती है। किडनी काम क्या करती है, वो हमारे रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको छानकर बाहर निकालती है, और वो जिस रूप में निकालती है वो मूत्र होता है। ठीक है, फुसफुस में CO2 जो होती है वो हमारे रक्त से अलग हो जाती है। जो फेफड़े के अंदर क्या होता है, जो हमारे रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ से, तो वो क्या होती है, अलग हो जाती है। जबकि जो नाइट्रोजन जैसे जो पदार्थ हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सीधा हमारे वृक्क में होना, जो किडनी में पहुंच जाते हैं। और किडनी में पहुंचकर क्या होता है, ये किडनी में जो फिल्टर लगे होते हैं उनकी सहायता से इनको छानकर हमारे रक्त में से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधारी निसंदयन एक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। मतलब जो कोशिकाएं, मतलब जो यहाँ पे जो वृक्क होता है इसके अंदर क्या छोटी छोटी कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जो क्या करती हैं, इस रक्त को छानने का काम करती हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं हम वृक्क में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार का होता है। जो वृक्क होता है उसके अंदर जो कोशिका गुच्छ होता है एक कप के आकार जैसा, जैसे कप होता है ना चाय पीने वाला, उस टाइप का होता है। ठीक है, यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। मतलब इस नलिका का काम क्या होता है, मूत्र जो छन जाता है उसको वो इकट्ठा करने का काम करती है। और इसी प्रकार से हमारे वृक्क के अंदर लाखों वृक्काणु होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निसंदेह अनेक होते हैं जिन्हें हम वृक्काणु या फिर इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। एक जो वृक्काणु है वो मतलब उसका काम क्या है, वो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे वृक्काणु होते हैं, अनेक। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आगे जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, मतलब सारे जो वृक्काणु हैं वो एक दूसरे के पास काफ़ी मतलब पास में एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा पास में होते हैं, पैक रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक निस्संदन में कुछ पदार्थ जैसे जब पहली बार में जब यहाँ पर क्या होता है, जब रक्त को छाना जाता है तो जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है और जो प्रचुर मात्रा में जल ये सब चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, ये मतलब रक्त में फिर से छूट जाती हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे जो मूत्र है उसमें छूट जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। मतलब जो मूत्रवाहिनी होती है ना, उस मूत्रवाहिनी में से जब इस रक्त को जब इस मूत्र को गुजारा जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि इस मतलब मूत्र के अंदर जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है और जो प्रचुर मात्रा में जल होता है उसको दोबारा से अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, जल की मात्रा पुनः अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है तो आपने देखा होगा जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तब हमें जो टॉयलेट आता है काफ़ी कम आता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब शरीर के अंदर जब रक्त को छाना गया तो वहाँ पर जो मूत्र बनता है, मूत्र बना तो ज़्यादा, लेकिन जो मूत्रवाहिनी में से होता हुआ जब आगे चलता है तो क्या होता है, शरीर के अंदर पानी की कमी है तो वो क्या जो मूत्रवाहिनी क्या करती है, उस मूत्राशय में से जल को अपने अंदर सोख लेती है ताकि जो शरीर के अंदर पानी की कमी है वो पूरी की जा सके। ठीक है, ठीक, तो मूत्र जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो जल है वो कितना विद्यमान है। अगर हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा पूरी होगी तब तो मूत्र ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम है तो जो मूत्र बनेगा वो काफ़ी कम बनेगा। ठीक है ना, आपने कई बार देखा भी होगा जब हम काफ़ी ज़्यादा पानी पीते तो हमें टॉयलेट भी काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन जब कम पानी पीते टॉयलेट भी कम आता है। ठीक है, तो उसका कारण यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हम प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, मतलब जो प्रत्येक वृक्क में क्या होता है, एक मूत्र का एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है, मतलब मूत्रवाहिनी होती है जो क्या करती है, मूत्राशय को वृक्क से जोड़ती है। ठीक है, मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, मतलब वहाँ जाकर स्टोर होता रहता है और जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे, मतलब जब तक वहाँ, और ये मूत्राशय में मूत्र तब तक इकट्ठा होता रहेगा जब तक वहाँ पे जो मूत्राशय में दाब है बहुत अधिक ना पड़ जाए। जब बहुत अधिक दाब हो जाता है तब क्या होता है, जो हमारा जो मूत्राशय जो पेशी होता है तो यह क्या होता है, यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम मूत्रवाहिनी से क्या करते हैं, मतलब हम मतलब जो हम निकासी को, मतलब अब जो मूत्र होगा वो हमारे मूत्राशय से मतलब बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये हमारे कंट्रोल में रहता है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जो वृक्क बनाए हुए हैं, जो किडनी अगर ये फेल हो जाए, ये काम ना करें तो क्या होगा भाई, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो इस चीज़ से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, होमोडायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर कृत्रिम वृक्क या फिर अपोहन जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस आपने सुना होगा, कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा ना, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाती है, जब किडनी का काम क्या होता है, रक्त को फिल्टर करने का। जब किडनी खराब हो जाए तो रक्त फिल्टर नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए फिर उसका डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस मतलब क्या किया जाएगा, रक्त को साफ किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाता है ये। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। ठीक है, कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब मान लो किसी कारण से हमारा जो वृक्क है वो खराब हो, किडनी खराब होगी तो यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है। मतलब जो वृक्क का काम क्या करता है, ये शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। लेकिन अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं वो फैले रहेंगे, उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वृक्क के अक्रिय होने पर, वृक्क जब ठीक तरह से काम नहीं करता तो अवस्था में कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से
रुधिर से अपोहन या डायलिसिस द्वारा निकालने की युक्ति है। मतलब जो कृत्रिम वृक्क होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ऐसी मशीन, एक ऐसी एक युक्ति है जिसकी सहायता से रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको रक्त में से बाहर निकालने मतलब बाहर निकालने में सहायता करती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसा होता है ये। तो कृत्रिम वृक्क बहुत ही अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। यह नलिका अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक टंकी बनाई गई है ठीक है, इस टंकी के अंदर ये पाइप वगैरह होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये जो पानी भर दिया गया है, घोल भर दिया गया है इस टंकी में, अपोन विलेन। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ से जो रक्त है वो शरीर में से निकलकर यहाँ धमनी से पंप मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वो सभी क्या करेंगे, वो इस जो यहाँ जो विलेन भरा हुआ उसमें जाकर मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या होगा, जिसमें घुल के क्या करेंगे, वो इस यहाँ पे जो घोल बना हुआ है ना, उसकी सहायता से क्या करेंगे, वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, रक्त यहाँ से साफ होकर क्या होगा, दोबारा से वो शरीर में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य हो रहा है। ठीक है, और ये कार्य मतलब इसका मतलब क्या, बस में रक्त को साफ करना, रक्त को छानना है। तो रक्त को छानने के लिए यहाँ पर ये मतलब बना दी गई मशीन। ठीक है, तो पता है आपको, जो प्रत्येक एक वयस्क प्रतिदिन में 180 लीटर आरंभिक निस्संदेह वृक्क में होता है। मतलब कि जो मनुष्य है उसके एक दिन में क्या करता है, वो 180 लीटर रक्त को क्या करता है, वो छानने का काम करता है वृक्क। किडनी जो है वो क्या करती है, एक दिन में 180 लीटर रक्त को छानने का काम करती है। अब आप सोचो भाई, हमारे शरीर के अंदर 180 लीटर जल मतलब पानी ये रक्त आएगा कहाँ से भाई, 180 लीटर कहीं से नहीं आ रहा। जो हमारा ही रक्त है, वैसे मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक खून होता है, तो उसी 5 से 6 लीटर खून को क्या करती है, 180 लीटर मतलब कि करीब 30 बार रक्त को हमारे शरीर में साफ किया जाता है, छाना जाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई कि मानवों में उत्सर्जन कैसे होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि पादपों में कैसे होगा उत्सर्जन। तो भाई यहाँ देखते हैं, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्ति इस्तेमाल करते हैं। पादप जो होते हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालने के लिए वो अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित जो ऑक्सीजन बनती है, वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है पौधों के लिए। ठीक है, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। मतलब जब पौधों के अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, वो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, उसकी सहायता से क्या करते हैं, वो जल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है फिर आगे, पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने, जो पादपों की छाल होती है, और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं ना। क्या होता है, जब जैसे पेड़ पौधों के अंदर मानो जब कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, तो आपने देखा होगा कई जो पेड़ पौधे करते हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं, क्योंकि क्या हुआ, किसी पत्ती के अंदर जब अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा जमा हो जाता है तो क्या करते हैं, उस पत्ती को पेड़ पौधे खुद ही नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पादित कोशिकाएं रितिका में संचित कर देते हैं। मतलब बहुत से पादप क्या करते हैं, उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर उसे इकट्ठा कर देते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, जो मैंने बात आपको पहले बताई थी। ठीक है, अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजनिन तथा गोंद के रूप में भी विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधों से गोंद भी निकलती है। वो गोंद क्या है, देखा जाए तो पौधों का अपशिष्ट पदार्थ ही है, जो क्या करते हैं, जिसे पौधे या पेड़ अपने अंदर से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। मतलब जो पादप क्या करते हैं, उनके आसपास की जो मिट्टी है उसमें भी वो अपने अपशिष्ट पदार्थों को डाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, जैव प्रक्रम, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी बात समझ ना आई हो, तो आप मेरी वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके जो भी डाउट है उनको दूर कर सकूँ। और हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं उसकी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।